देखिए सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये जो चैप्टर है आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम लोग सॉल्यूशन में भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में भी दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग के 12th के सिलेबस में ओनली कौन से सॉल्यूशन है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर क्या होता है, किस कैसे डिफाइन होता है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर किन टर्म पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म ऐसे हैं कि इनका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होती है ना। वेपर प्रेशर में हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में एक लिक्विड आपने लिया हुआ है। लिक्विड आपका वोलाटाइल है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। लिक्विड कैसा है? वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, तो एक आपने क्या ले लिया? कोई वोलाटाइल। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब होता है क्या होता है? हाँ, ऐसा लिक्विड जो इवोपरेट हो सके, इसकी वेपर बन सके। ठीक है, तो वो हमने ले लिया और उसको किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे मैंने रखा हुआ है, एक टी टेम्परेचर पे मैंने रख दिया। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। वैसे लैब में थर्मोस्टेट होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि किसी बीकर को अगर आपको 50 डिग्री पे हीट करना है तो उसको थर्मोस्टेट के ऊपर रख देते हैं, है ना, वो तवे जैसा होता है। ठीक है, उसके ऊपर रख दिया और टेम्परेचर सेट कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ, सिंपल, बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल है, इंडक्शन कुकर मान सकते हो। तो उसको वो एक सर्टेन हीट सप्लाई करेगा और इतनी हीट सप्लाई करेगा जिससे टेम्परेचर एग्जैक्ट कितना सेट रहे, 50, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि उस लिक्विड को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा हुआ है। हाँ, ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये वोलाटाइल लिक्विड वाटर है, क्योंकि जैसे अभी तो मैंने इसको वोलाटाइल लिक्विड लिख दिया है, लेकिन ज्यादातर हम लोग वाटर की बात किया करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वोलाटाइल लिक्विड है जैसे वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ना हो। ठीक है, नहीं तो वेपर प्रेशर जो टर्म है वही नहीं डिफाइन होगा, है ना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपने वोलेटाइल लिक्विड वाटर ले लिया तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, जैसे आपने 50 पे सेट कर दिया, 60 पे सेट कर दिया, है ना, 40 पे सेट कर दिया ऐसा। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि इस लिक्विड की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, इस हर एक लिक्विड की अपनी एक टॉप मोस्ट लेयर होती है, तो इस लिक्विड की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसके मॉलिक्यूल किस फेस में आने लगेंगे धीरे धीरे, है ना, वेपर फेस में, गैस फेस में। ठीक है, तो लिक्विड से जब गैस बनती है तो उसको फिर गैस ना बोल के वेपर बोलते हैं। ठीक है, गैस हमेशा परमानेंट गैस को बोला जाता है, जैसे ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर गैस है, लेकिन ये लिक्विड तो से जो वेपर बन रहा है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बन रहा है। तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी लिक्विड फेस से किस फेस में आने लगेंगे? वेपर फेस में, और धीरे धीरे यहाँ वेपर कलेक्ट होने लगेगी। ठीक है, अच्छा साइड में देखो, राइट साइड पे हम लोगों ने यहाँ पे एक मैनोमीटर कनेक्ट कर रखा है ना। अच्छा, मैनोमीटर में क्या होगा कि इससे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं गैसों का, और इनिशियली जो दोनों लेवल पे प्रेशर होगा वो सेम होगा। इनिशियली इस डायग्राम में एक तरफ ऊपर दिखाया गया, वो आफ्टर टी टाइम ऐसा दिखाई देगा, लेकिन टी इक्वल टू 0 पे ये दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि जैसे वेपर यहाँ बनने लगेगी तो वेपर का अपना प्रेशर लगेगा मरकरी की सरफेस पे, इसकी लेफ्ट आर्म में, जिससे राइट आर्म में मरकरी ऊपर राइज करने लगे। ठीक है, और ये फिनोमिनन धीरे धीरे देखो वेपर का कंसंट्रेशन तो समय के साथ बढ़ेगा ही, है ना। क्यों? क्योंकि भैया सबसे पहले क्या होगा कि पहली लेयर वेपर में आई, ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर होगी लिक्विड की, जो सेकंड लेयर, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगे और वो फिर किस स्टेट में आएंगे? वो वेपर में आएंगे। तो एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल आने लगेंगे, फिर उसके बाद बेटा तीसरी लेयर के मॉलिक्यूल आने लगेंगे, है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा कि वेपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग बोल रहे हैं इवोपरेशन, कि जैसे जैसे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया?
इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है ये इवेपोरेशन है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में एक प्रोसेस साइमल्टेनियसली और स्टार्ट हो गया होगा, वो कौन सा होता है? वो कंडेंसेशन होता है। अब कहोगे सर ये क्या होता है? तो देखो इसमें समझो कि हो क्या रहा है कि जैसे ही वेपर फेस में कुछ मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में आए होंगे, तो एक मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में जैसे ही कुछ मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वेपर फेस में, तो ये आपस में कलेक्ट होकर एक बड़ी ड्रॉप बना दिया करेंगे, ठीक है। वेपर के मॉलिक्यूल को कि गैस फेस में तो कोलिजन भी तो कर रहे होंगे, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे टकराया, तो एक जैसी बड़ी ड्रॉप बनी तो वो नीचे टपक जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट से, है ना। तो एक कुछ जैसे ही एग्रीगेशन हुआ वेपर फेस में कई सारे मॉलिक्यूल का, तो कई सारे वेपर मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए, तो ग्रेविटी के इफेक्ट से वो नीचे कंडेंस भी हो रहे होंगे। तो इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जो प्रोसेस हो रहा होगा, जिसमें वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में आ रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बोलो भाई, बात समझ में आ रही? तो ये दो प्रोसेस एक साथ चल रहे होंगे, चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे, इतनी बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर हम लोग रेट वर्सेस टाइम कर्व की बात करें, तो बोलते हैं कि इवेपोरेशन का रेट समय के साथ कांस्टेंट होता है ना। इवेपोरेशन का रेट टाइम के साथ क्या होता है? कांस्टेंट होता है बेटा, है ना। मतलब इवेपोरेशन का रेट इनिशियली वो कांस्टेंट है, कहने का मतलब है कि हर एक dt टाइम, कोई dt टाइम ले लो बेटा, dt टाइम में मान लो कि 10 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, dt का 1 सेकंड मानो, सिंपल शब्दों में मान लो 1 सेकंड पर यूनिट टाइम में 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, तो अगले 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाएंगे? 10 ही जाएंगे। फिर अगले तीसरे सेकंड में, मतलब फिर से 1 सेकंड में 10 ही जाएंगे। तो देखा जाता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट रेट से चलता है। लेकिन जो कंडेंसेशन होता है उसका रेट शुरुआत में तो जीरो होगा, क्योंकि शुरुआत में वेपर जीरो पे तो वेपर होंगी नहीं ना, तो शुरुआत में तो कंडेंसेशन का रेट जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे वेपर मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा लिक्विड की सरफेस में, तो इनका एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एग्रीगेशन की वजह से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और जितनी भीड़ भाड़ यहाँ बढ़ेगी, जितने वेपर का नंबर या बेटा यहाँ बढ़ेगा, उतना ज्यादा एग्रीगेशन होने लगेगा, बोलो भाई, और उतनी तेजी से क्या होने लगेगा? फिर कंडेंसेशन होने लगेगा। मतलब कंडेंसेशन का रेट समय के साथ क्या होगा? इंक्रीज करता है ना, वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो इस ग्राफ में एक लाइन और अगर हम लोग बना दें इस तरह से कि कंडेंसेशन का रेट इस तरह से बढ़ता है, कर्वेचर के फॉर्म में आता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग रेट, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन तो कांस्टेंट रेट से चल रहा है, लेकिन कंडेंसेशन का रेट धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि दोनों रेट इक्वल आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और उसे हम लोग बोल देंगे क्या? इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। उस समय क्या हो रहा होगा? जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा होगा बेटा, उसी रेट से क्या स्टार्ट हो गया होगा? कंडेंसेशन। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये लिक्विड के ऊपर जो वेपर के मॉलिक्यूल है, इनका कंसंट्रेशन या इनका नंबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा ना, बोलो भाई। क्योंकि मान लो कि जैसे इक्विलिब्रियम आया, तो सपोज 10 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में गए, तो 10 ही वापस भी आ रहे होंगे सेम उसी dt टाइम में, है ना। मान लो 1 सेकंड में लिक्विड से वेपर में 10 मॉलिक्यूल गए, तो उसी 1 सेकंड में साइमल्टेनियसली वेपर से भी लिक्विड में कितने आ रहे होंगे? 10 ही आ रहे होंगे। तो ये वेपर के मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो जाएगा वहां पे? कांस्टेंट। तो उनके द्वारा जो ये प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे, वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, बोलो भाई। शुरुआत में तो मरकरी बड़ी तेजी से ऊपर उठेगी उसके राइट आर्म में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, तो ये दोनों आर्म में लेवल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और हम लोग इसी चीज का वेट करेंगे कि यहाँ कब ऐसा समय आएगा कि जब दोनों तरफ मरकरी का लेवल बराबर हो जाए, क्योंकि हमें उसी प्रेशर से मतलब है।
क्योंकि वो जो प्रेशर ये रीड कर रहा होगा मैनोमीटर, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर ऑफ दिस वोलेटाइल लिक्विड एट टेम्परेचर T, है ना। मान लीजिए कि वो वेपर प्रेशर आपने P0 रीड किया, वो P0 वेपर प्रेशर किसका होगा? वो उस वोलेटाइल लिक्विड का होगा। और वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही मेजर किया जाता है ना। और वो किस टेम्परेचर पे निकल के आ रहा है? वो T टेम्परेचर पे निकल के आ रहा है। ठीक है, बोलो भाई, आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? है ना। अगर आपको बोला जाए, बताइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इतनी कहानी सुनने के बाद आपसे केवल इतना पूछा है कि वेपर प्रेशर को अपने शब्दों में बयान कीजिए, तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम भी लिख लीजिए इसको। ये डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। क्या कह रहा है? द प्रेशर exerted by vapor molecule over the surface of liquid at equilibrium। यहाँ पे ये ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर निकालते हैं या वेपर प्रेशर हम लोग डिफाइन करते हैं, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे आता है। क्योंकि इससे पहले तो लगातार बढ़ रहा होगा वेपर प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। इक्विलिब्रियम पे जो वेपर के मॉलिक्यूल ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम पे वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, है ना, उस प्रेशर को ही हम लोग यहाँ क्या नाम दे रहे हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल over the surface of liquid at equilibrium at a constant temperature called vapor pressure। ठीक है, बोलो समझ में आई बात, है ना। तो ये वेपर। अच्छा, जनरली जब भी हम लोग इस चैप्टर में किसी प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को लिखा करेंगे, तो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे? P0। ये जो नॉट लगाएंगे, ये इसकी शुद्धता की पहचान होगी कि वो लिक्विड प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई मैंने। अभी मैंने प्योर वाटर जैसे लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, है ना, तो वो P0 से लिखा जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर अल्कोहल तो P0 से लिखा जाएगा। वेपर प्योर एसीटोन तो नॉट जरूर लगा दिया जाएगा। जब भी किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालते हैं थ्योरी में या क्वेश्चन में, तो इस चैप्टर में हम लोग उसको सिंबल क्या दे दिया करेंगे? P0। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करने आ रहे हैं कि ऐसे कितने फैक्टर है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर देते हैं, है ना, या किन फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसी लिक्विड का। तो नेक्स्ट हेडिंग ये आप लोग भी नोट कर लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। कौन किन फैक्टर्स पे लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? तो उसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए इनमें सीधे सीधे अगर बोला जाए कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उन लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम लोग ऊपर वाला फिनोमेना देख रहे थे, ये वाला, इसमें हो क्या रहा था कि ये लिक्विड के जब वो वेपर प्रेशर मेजर कर रहे थे, तो उसमें वेपर बन जब रही थी, जिसमें वेपर बन रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था कि ये वेपर लिक्विड के मॉलिक्यूल फेस किस फेस में जा रहे थे? सबसे पहला स्टेप तो यही था, है ना। और जब लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेस में जा रहे होंगे, तो कोई ना कोई तो बॉन्ड टूट रहे होंगे। वो बॉन्ड कौन से होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे आप एक ऐसे सोचो कि एक सेकंड मान लो कि ये वाटर है,
है ना। और वाटर के साथ यही फिनोमेना हो रहा है, उसको आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया तो वाटर की वेपर्स बनने लगेगी। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे तो वाटर की वेपर का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप कहोगे सर H2O। हाँ, इसकी फेस वेपर बोल दोगे। अच्छा, तो वाटर लिक्विड का क्या फॉर्मूला है, तो वाटर लिक्विड का फॉर्मूला आप कहोगे H2O। तो ये तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन कोई ना कोई तो बॉन्ड टूटे होंगे, तो वो कौन से बॉन्ड टूटे होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वाटर, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्स लग रहे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि ये जो वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो जब भी किसी लिक्विड की वेपर बन रही होगी तो उनमें लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहे होंगे, उनके ब्रेक होने की वजह से ही वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो पा रहा होगा, है ना। और वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैं वाटर ना ले लूं, वाटर की कोई दूसरा लिक्विड ले लेता हूँ, चलो यहाँ मैं ले लेता हूँ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन लिक्विड ले लिया। तो ब्रोमीन लिक्विड जब ब्रोमीन वेपर में जा रहा होगा, Br2 लिक्विड जब Br2 वेपर में जा रहा होगा, तो इसमें कौन से बॉन्ड टूट रहे होंगे, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो यहाँ पे वो होंगे वान डेर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह का क्या है, वान डेर वाल्स फोर्स की कैटेगरी में आता है ना। और अगर और डीपली बात करें तो वान डेर वाल्स फोर्स किस टाइप के होंगे, लेंथ एंड डिस्पर्जन फोर्स, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि ब्रोमीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन से होते हैं, लेंथ एंड डिस्पर्जन फोर्स, या इनको एक नाम और देते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इसका मतलब इन जनरल बोले तो यार कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ब्रेकिंग तो होती ही है ना। तो ये बात यहाँ पे अब आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो नेचर ऑफ लिक्विड है, इसमें हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट अमंग गैस मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा जितने स्ट्रॉन्गर होंगे, है ना, उसकी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होंगे तो वो कम एक्सटेंट में टूट पा रहे होंगे, तो उनकी वेपर जो इक्विलिब्रियम में बन रही होगी कम बन पा रही होगी, तो वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर ही तो वेपर प्रेशर है, वो भी कम हो रहा होगा। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होंगे तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड टूट जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वेपर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, वेपर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, ये हम लोग को इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें आपसे बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर। आपको चार उसने लिक्विड के नाम दिए हुए हैं, एक ले लिया एथेनॉल, दूसरा वाटर, एसीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन, है ना। हेक्सेन होगा, हेक्सेनोन नहीं। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इन चारों लिक्विड में वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, टेम्परेचर सेम मान के चल रहे हैं कि सबको सेम टेम्परेचर पे रखा गया है। एथेनॉल को जिस टेम्परेचर पे रखा गया है उसी टेम्परेचर पे वाटर को रखा गया है एक कंटेनर में, उसी टेम्परेचर पे एसीटोन को किसी दूसरे कंटेनर में रखा गया है। मतलब चार कंटेनर मान लो, और चारों कंटेनर में चार चार लिक्विड बनने सोचो कि फिल है, और सबके नीचे जो टेम्परेचर वो मान लो कि सेम है ना, 50 डिग्री 60 कुछ भी मान लो, वो कांस्टेंट है, तो सबकी अपनी अपनी वेपर बनेगी, है ना। तो बताओ इक्विलिब्रियम पे सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका रीड हो रहा होगा, एसीटोन का। क्यों, कैसे बदल रहा है वो टाइप, तो ये चीज हमें ये ऊपर वाली लाइन से ही समझनी होगी कि देखो जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे क्या होंगे, वीकेस्ट टाइप के होंगे, उसकी वेपर ज्यादा से ज्यादा बन पा रही होगी, है ना। तो उस इक्विलिब्रियम पे उसका वेपर प्रेशर भी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ज्यादा रीड हो रहा होगा, मैनोमीटर वो ज्यादा रीडिंग दे रहा होगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा,
तो आपको ये याद होगा मेरे ख्याल से, हाइट वो हम लोगों ने बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप पढ़े थे, है ना। उसमें वान डर वाल फोर्सेस पढ़े थे हम लोगों ने। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में कौन से फोर्स हुए थे? वान डर वाल फोर्सेस। अच्छा, वान डर वाल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा होता है? आयन डाइपोल। सबसे स्ट्रॉन्गर वान डर वाल फोर्स होता है आयन डाइपोल, ठीक है ना। इसका एक रिलेशन भी होता है, ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब ये एक तरह से कूलम्बिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इसके बाद वो आते हैं डाइपोल डाइपोल। इसके बाद कौन से आते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाँ, कौन सा? हाँ हाँ, वेरी गुड। डाइपोल डाइपोल दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्स का एक स्पेशल केस होता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन बनाते हैं, और ये जो फोर्स होता है वो आर के पावर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, ये आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कब लगता है? ये एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल कब लगता था? पोलर पोलर के बीच में। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एक पोलर एक नॉन पोलर। और अगर बेटा दोनों ही नॉन पोलर है, दो मॉलिक्यूल है दोनों ही नॉन पोलर है, उनके बीच में लगता है कौन सा? लेंथन डिस्पर्जन फोर्सेस है। लेंथन साइंटिस्ट का नेम है, लेंथन डिस्पर्जन फोर्सेस, या इसको आईडीपी आईडीपी भी बोल देते हैं, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? आईडीपी आईडीपी, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये ऑर्डर तो मेरे ख्याल सबको पता ही होगा और इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। अब हम लोग को यही चीज देखनी है कि ये जो चार उसने नाम लिए हैं, एथेनॉल का नाम लिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनमें किसमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा? जैसे एथेनॉल का फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा? C2H5OH। वाटर का आप लोग बचपन से ही जानते हो भाई, वाटर है। एसीटोन का CH3CO CH3, और साइक्लोहेक्सेन ये तो एल्केन है सीधा सीधा। तो इसमें बताओ कितने पोलर है कितने नॉन पोलर है? हाँ? दो पोलर है, पोलर है, बहुत बढ़िया। वाटर पोलर होगा। वाटर पोलर है, एथेनॉल नहीं पोलर है। इसका भी तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 है क्या? पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो? नॉन जीरो। और नॉन पोलर वो जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है। तो नेट डाइपोल 0 तो मुझे बस केवल एल्केन हेक्सेन का लग रहा है, साइक्लोहेक्सेन का। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड वैसे ही नॉन पोलर होते हैं। तो बेटा इनमें नॉन पोलर तो केवल एक है, साइक्लोहेक्सेन। बाकी ये तीनों पोलर है ना। इसमें देखो इसमें म्यू म्यू का मूवमेंट बन रहा होगा और इसका म्यू नेट इधर आ रहा होगा। एसीटोन, ये तो पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही मूवमेंट राइज होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग थोड़ा सा इधर होगी कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये वाले। और ऑक्सीजन तो वैसे ही कार्बन से बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ। अब तुम लोग तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, आप सोचो आई इफेक्ट से सोच लो ना। मेथिल का आई में कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे होंगे ऊपर की तरफ, और वो तो खींच ही रहा होगा अपनी तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका म्यू नेट 0 तो नहीं हो सकता, है ना।
कोई फिक्स वैल्यू होगी, कुछ 1.6 dBi के आसपास होता है इसका एसीटोन का। ठीक है, वाटर तो बहुत बढ़िया पोलर है, इसका वी शेप होता है, हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर का कौन सा शेप होता है, वी शेप। तो इसमें भी तो म्यू म्यू के वेक्टर बन रहे होंगे, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ रहा होगा। ऐसी एथेनॉल में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वी बन रहा होगा, एथेनॉल में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वी शेप बन रहा होगा, है? तो बेटा ये तीनों ही पोलर है देखा जाए। ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें नॉन पोलर निकला कौन सा, साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें लग रहे होंगे, साइक्लोहेक्सेन में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेपर प्रेशर, है ना। तो जिसमें सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसकी वेपर सेम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा बनेगी, है ना। बोलो भाई, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर तो पता चल रहा है किसका हो गया, साइक्लोहेक्सेन का। अब इनमें थोड़ा सा आप लोग देखो वाटर में अगर देखा जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, और डाइपोल डाइपोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उसमें उसके हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि वाटर का एक मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग में कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 है ना। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़े थे कि एच बॉन्डिंग जब बनती है वाटर में तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन बेटा, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ से बनते हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी है ना, उनकी तरफ से बनते हैं। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग में 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाता है, जबरदस्त बोलते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है कि वाटर में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अल्कोहल में उतनी एक्सटेंसिव नहीं होती है, क्योंकि अल्कोहल में वो हाइड्रोजन की तरफ से बनाएगा, एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है, और 2 बना लेगा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, तो एक मॉलिक्यूल कितने के साथ बनाएगा, 3 के साथ। तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, वाटर में। तो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे एथेनॉल से। अच्छा, अब एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में देखो, क्या एसीटोन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है, नो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, जब मॉलिक्यूल में क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो इनसे बॉन्डेड होते हैं, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। ठीक है, अब एसीटोन में हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो बेटा कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होते, उन हाइड्रोजन पे इतने डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ही नहीं डेवलप हो पाता कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। ठीक है, तो फिर वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो कौन सा फोर्स बनाएंगे, तो उनके बीच में पोलरिटी तो है ही है ना। तो ऐसे देखो, 2 एसीटोन के बीच में कौन से फोर्स बनेंगे, तो 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल अगर आप लिखो तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स लगते हैं, क्योंकि ये पूरा एक पोलर, ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे ही एक और लिख लो मॉलिक्यूल, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये पूरा एक पोलर, ये पूरा डाइपोल बन गया, और एक डाइपोल ये बन गया, है ना। डाइपोल, 2 डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो कौन से होते हैं, उन्हीं को तो डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो भाई, है ना, बोलो। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर कौन से हो गए, सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया वाटर में, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इनमें से क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, नहीं वाटर में एच बॉन्डिंग सबसे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, तो वाटर का वेपर प्रेशर बेटा सबसे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा किसका होगा वेपर प्रेशर, अल्कोहल, है ना। हाँ, और उससे ज्यादा एसीटोन का, क्योंकि तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होगी। और लास्ट सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि वो नॉन पोलर है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या जो भी है डिक्रीजिंग ऑर्डर।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ, लेकिन उसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम हो गई। उसका एक मॉलिक्यूल 3 के साथ बना रहा है और वाटर का एक 4 के साथ बना रहा है। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है? तो ये हो गया सर। हाँ बताओ। सर इथेनॉल में एक ही हाइड्रोजन एक्टिव है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी लेस स्ट्रॉन्ग। क्या कह रहे हो एथेनॉल में? सर इथेनॉल में एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। नहीं, एक एक्टिव हाइड्रोजन बनाएगा तो रिलेटिवली कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें इसके दोनों एक्टिव हाइड्रोजन बना रहे हैं, इसमें एक ही एक्टिव हाइड्रोजन बना रहा है, तो इसमें केवल आपको एक ही बॉन्ड तोड़ना होगा अगर आप हाइड्रोजन की तरफ से ही देखो। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल को वेपराइज करने के लिए आपको ज्यादा बॉन्ड तोड़ने होंगे, ठीक है? तो ज्यादा हीट की जरूरत होगी, टेम्परेचर आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक, क्लियर? तो एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर भी होता है। वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाला सेकंड फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर जाता है? तो इसमें बोलते हैं कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, है ना? टेम्परेचर जो है किसी लिक्विड का बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसमें ऑर्डर ऐसा आता है। ठीक है, आ रही बात, समझ में आ रही? वेपर प्रेशर टेम्परेचर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, उसका कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? हाँ, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा वेपर्स बनेंगे। ज्यादा वेपर बनेंगे ना इक्विलिब्रियम पे। देखो, इसको आप ली चैटली प्रिंसिपल से बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम पे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि एक अगर रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो, एक तरफ लिखो वाटर लिक्विड और एक तरफ क्या लिखो? वाटर वेपर, है ना? अगर मान लो कि सॉल्वेंट वाटर ही है तो यही इक्विलिब्रियम तो बन रहा होता है। वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में तो इक्विलिब्रियम बन रहा होता है। ठीक है ना? अगर वाटर सॉल्वेंट है, और ये जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये नेचर वाइज सभी एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, लिक्विड बेटा जब वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड चाहे कोई भी हो, यहाँ मैंने एग्जांपल में वाटर लिख दिया है ना? लेकिन वो लिक्विड आप कोई भी एनी XYZ ले सकते हो। हाँ, वोलेटाइल लिक्विड ही ले सकते हैं हम लोग। तो एनी लिक्विड व्हेन कन्वर्ट into vapor phase and make an equilibrium, then this type of equilibrium is an endothermic equilibrium. जब भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन करता है तो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, डेल्टा H पॉजिटिव हो गया तो Q का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना? क्योंकि डेल्टा H और Q का साइन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो डेल्टा H पॉजिटिव और Q नेगेटिव। और हम लोगों ने ली चैटली प्रिंसिपल पढ़ रखा है 11 चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम नामक चैप्टर में। उसमें ये पढ़ाया जाता है कि अगर कोई एंडोथर्मिक टाइप का इक्विलिब्रियम है और आपने गलती से टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम कुछ पलों के लिए डिस्टर्ब होगा, लेकिन उतने टाइम में वो क्या करेगा? एक नया इक्विलिब्रियम बना लेगा। वो कैसे फिर से कैसे एडजस्ट करेगा? तो उस समय के लिए वो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होने लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना? इक्विलिब्रियम हमारा तेजी से किधर शिफ्ट होने लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन।
क्योंकि एंडोथर्मिक है ना, तो एंडोथर्मिक एक रिवर्सिबल रिएक्शंस में जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा ये होता, अच्छा तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक फिर से एक नया इक्विलिब्रियम ना बन जाए। लेकिन जब कुछ समय बाद नया इक्विलिब्रियम बनेगा तो आप बताइए वेपर के मोल पहले की कंपैरिजन में बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे? प्रीवियस इक्विलिब्रियम की कंपैरिजन में न्यू इक्विलिब्रियम पे वेपर ज्यादा बन चुकी होगी कि पहले से भी कम हो जाएगी? ज्यादा बन जाएंगे, है ना, क्योंकि पहले मान लो वेपर के मोल N1 थे, लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड दौड़ेगा कुछ समय के बाद तो ये N1 कुछ प्लस N2 और वेपर बन जाएगी, तो वेपर के मोल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे नए इक्विलिब्रियम पे। ये बात कर रहे हैं प्रीवियस इक्विलिब्रियम पे, प्रीवियस इक्विलिब्रियम। और न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पे वही रिएक्शन थोड़ी सी किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, तो मोल बढ़ जाएंगे। और अगर वेपर के वो मोल बढ़ गए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई वेपर ज्यादा बन गए तो वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इसलिए ऐसा रिलेशन आता है, ठीक है। बोलो भाई, वेपर प्रेशर निकाल लेंगे तो इक्विलिब्रियम पे ही ना, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी हम लोग ने बात की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व बनता है, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज करता है, लीनियरली नहीं इंक्रीज करता है। ध्यान रखना, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि वेपर प्रेशर लीनियरली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा वो कर्वेचर लिए हुआ होता है इसका, ठीक है, ऐसा कर बनेगा। आरी बात सुन, हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे बढ़ेगा, लेकिन वो हाँ किस रेट से बढ़ेगा ये हमें नहीं पता चल रहा है। वो तो ग्राफ से समझ आ रहा है, अच्छा लीनियर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मान लो टेम्परेचर आपने डबल कर दिया। जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया गया कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था किसी लिक्विड का और उस समय वेपर प्रेशर T1 था या 1 atm मान लो था, और टेम्परेचर आपने 100 से कर दिया डबल 200, तो क्या नया वेपर प्रेशर 2 atm हो जाएगा 200 से? तो इस ग्राफ से पता लगेगा कि वो 2 atm नहीं होगा, 2 atm थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वो कर्वेचर के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है ना। इसको ऐसे समझो कि अगर टेम्परेचर T1 है और वेपर प्रेशर P1 है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा एक्स एक्सिस में, है ना, उससे कम वेपर प्रेशर बढ़ेगा वाई एक्सिस। इधर ये डिफरेंस अगर 100 है तो यहाँ ये डिफरेंस 100 से कम ही होगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर डबल किया तो वेपर प्रेशर जस्ट डबल हो जाएगा ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर डबल किया तो वेपर प्रेशर डबल से थोड़ा कम रहेगा, ये कह सकते हैं। हाँ, वो एक्चुअली ई की पावर में आता है। अगर उसका एग्जैक्ट इक्वेशन देखो, क्लैसियस कैपरन इक्वेशन होती है हम लोग के सिलेबस में, उसे नहीं हो। वो वेपर प्रेशर को अगर लिखना चाहो एग्जैक्टली कि वो कैसे रिलेट कर रहा है, तो वो ई की पावर में लिखना पड़ेगा आपको। ई समझ, एक्सपोनेंशियल, ये एक्चुअली क्लैसियस कैपरन इक्वेशन से आता है, ठीक है। तो लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज बस ग्राफ ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। अगर आप समझने इस मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इतना तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग ने अभी ये 4 लिक्विड लिए थे, ये 4 लिक्विड है ना जिन पे क्वेश्चन पूछा, अगर मैं क्या करूं इन चारों लिक्विड के कर्व बनाना चाहूं, यही वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो चलो ऐसे करता हूं, मैं 4 कर्व बना देता हूं। आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सा कर्व किस लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। यही 4 लिक्विड है, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन, एथेनॉल और वाटर। ये पहचान सकते हो, बताओ। पहला सबसे एसीटोन है, तो फिर C2H5 और फिर H2। नहीं सर, ऊपर पहला था साइक्लोहेक्सेन, पहला साइक्लोहेक्सेन फिर सर एसिड। जाके हो रहा वापस आना।
क्या उल्टा क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो गया सिस्टम इसमें। देखो फिर से बना देता हूँ। इसमें सबसे ऊपर वाला कर्व होगा साइक्लो हेक्सेन का, है ना। उसके नीचे वाला किसके लिए होगा? एसीटोन। फिर एथेनॉल, सबसे नीचे वाला वाटर। ये कैसे आपको किसी को लग रहा हो सर ये कैसे लिख दिया, तो उसको ऐसे समझ लो कि देखो आप कोई टेम्परेचर मान लो T0 और इस पे देखो कि सबसे कम वेपर प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है। जिस लाइन के रिस्पेक्ट में सबसे कम वेपर प्रेशर आ रहा है वो वाटर ही तो था, ठीक है। इसका मतलब ये वाली लाइन वाटर की है। उससे थोड़ा सा ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है एथेनॉल के, उससे थोड़ा सा ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है एसीटोन के, और उसी सेम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आ रही बात समझ? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है ना? तो ये दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, दो ही फैक्टर है ना। कौन कौन से? पहला नेचर ऑफ लिक्विड ना, है ना। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या देखते हैं? उसमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो जितने उसमें इनवर्स रिलेशन है, जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे होंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो हमारा इक्विलिब्रियम, ये वाला इक्विलिब्रियम क्या होगा? उतना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, उतनी ज्यादा वेपर बनेगी नए इक्विलिब्रियम पे। ज्यादा वेपर मतलब वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पड़ता है। फिर इसके बाद अगला है कुछ स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट क्या, इसको आप लिमिटेशन भी समझ सकते हो। देखो पहला पॉइंट है वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग, वेपर प्रेशर इज नॉट ए डैश डैश डैश। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? तो लिख लीजिए वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फिनोमिना। ठीक है, क्या लिखना है आपको? वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फिनोमिनन। वेपर प्रेशर एक्चुअली सरफेस फिनोमिनन नहीं है। अब आपको लग रहा होगा क्या मतलब है सर इसका? हाँ, इसका मतलब क्या है? देखो एक एग्जांपल से थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने एक लिक्विड ले लिया और लिक्विड मान लो वाटर ही है, ठीक है। एक कंटेनर में आपने क्या फिल कर लिया? लिक्विड वाटर, ठीक है। और आपने इसको किसी टेम्परेचर पे मेंटेन कर दिया भैया, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन रही होगी? ये वाटर क्या हो रहा होगा? इवोपरेट कर रहा होगा। धीरे 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 पहले एक लेयर जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी, उधर से टपा टपा नीचे भी आएंगे वेपर के मॉलिक्यूल। उस समय बाद क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो हम लोग को मतलब तो इक्विलिब्रियम से ही, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ समय बाद क्या मेंटेन हो गया? वेपर और लिक्विड के बीच में क्या मेंटेन हो गया? इक्विलिब्रियम। और उस समय इक्विलिब्रियम पे आपने मैनोमीटर की रीडिंग से देखा कि उसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? मैंने मान लिया P0 आ रहा है, ठीक है। कितना काम आपने किया? फिर आपने क्या किया? एक सर्कुलर, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है वो उसकी सरफेस पे रख दिया, लिक्विड की सरफेस पे। और ये ऐसा डेटा बोल दिया गया कि मान लो कि इस लिक्विड का अपना सरफेस एरिया होगा। ये एक्चुअली सामने से ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन ये पूरा कैसा है? इसका बॉटम सर्कुलर है लिक्विड का, ठीक है, कंटेनर का। तो इसका सरफेस एरिया का हाफ सरफेस एरिया को कवर करते हुए एक यहाँ पे कोई प्लेट रख दिया गया। वो नाम कुछ भी ले सकता है, प्लेट भी बोल सकता है या कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे मान लिया एक प्लेट रख दी गई, ठीक है, और वो कुछ एरिया ऑक्युपाई कर लिया सरफेस का, और टेम्परेचर आपने डिस्टर्ब नहीं किया, टेम्परेचर 50 ही है। तो ऐसा करने पे बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा आफ्टर प्लेसिंग सर्कुलर डिस्क? प्रेशर घट जाएगा पहले से, P0 से कम हो जाएगा या और बढ़ जाएगा? The same रहेगा या उतना ही रहेगा, है ना। सेम रहेगा, क्योंकि ये अगर लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा
कि वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फिनोमेनन, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि सरफेस एरिया कम ज्यादा होने पर बेटा कभी भी वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों, रीजन कोई बताओ मुझे। ठीक है, आंसर तो हम लोगों ने बोल दिया कि वेपर प्रेशर रिमेन सेम, उतना ही रहेगा जितना पहले था, अभी उतना रहेगा, वेपर चेंज नहीं होगा। लेकिन रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने आधा एरिया ढक दिया लिक्विड का तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए। तो सबसे मेन बात क्या है जो अभी ये बताई मैंने आपको ऊपर, कि वेपर प्रेशर जो है वो एक इक्विलिब्रियम पे मेजर किया है ना। बोलो भाई, वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम पे मेजर किया जाता है। अगर आप सॉल्वेंट लिक्विड वाटर ले रहे हैं तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम बन रहा होगा, ये यही वाला इक्विलिब्रियम तो बन रहा होगा वाटर लिक्विड से वाटर वेपर के बीच में, है ना। और हर एक इक्विलिब्रियम का क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता ही नहीं होता है। जैसे इस इक्विलिब्रियम का अपना केपी होगा, और आप लोग ये याद कर चुके हो, पढ़े होंगे, केपी और केसी केवल किसका फंक्शन होते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो इस केपी की अपनी वैल्यू होगी 50 डिग्री सेल्सियस पे। 50 डिग्री सेल्सियस पे इस इक्विलिब्रियम का केपी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। और अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन का केपी का एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में। केपी पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन लिक्विड के पार्शियल प्रेशर पर थोड़ी डिपेंड करेगा। केपी केवल गैसियस S2 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, इसकी अच्छा इसके मोल 1 है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा यही तो होगा, बोलो भाई। और अगर उसका केपी एक कांस्टेंट वैल्यू है कितने टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो उसका जो ये पार्शियल प्रेशर है यही तो वेपर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर केवल एक ही वेपर तो है, वाटर वेपर, उसके अलावा कोई गैस वैस तो है नहीं, है ना। इसका मतलब जो पी नॉट आ रहा है वो इनडायरेक्टली किसका वेपर प्रेशर है, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ही तो है। ठीक है, अब आपने क्या करी, एक प्लेट रख दी सरफेस के ऊपर, तो आप ये बताओ कि सरफेस के ऊपर एक प्लेट रखेंगे तो क्या केपी चेंज हो जाएगा? केपी टेम्परेचर का फंक्शन है, हमने टेम्परेचर को नहीं चेंज किया। ठीक है, तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, केपी नहीं चेंज होगा, केपी नहीं चेंज होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं चेंज होगा। और यही वेपर प्रेशर तो वाटर का वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है, बोलो क्लियर है? अगर पूरे सरफेस पे प्लेट रख देंगे। हाँ, अब ये काम ना करना, अब तुम क्या करोगे, हर सर हम पूरा ही सरफेस ढक देंगे। अब बताओ, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा भैया? आने और जाने के लिए, इवोपोरेशन और कंडेंसेशन के लिए रास्ता कुछ तो खुला होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा ना उस समय। तो अगर आप पूरी बड़ी सी तस्तरी उसके सरफेस एरिया के बराबर सेव की रख दोगे तो वो जो इक्विलिब्रियम, ना फॉरवर्ड रिएक्शन हो पा रही होगी, ना इवोपोरेशन सडनली रुक जाएगा, उधर से कंडेंसेशन रुक जाएगा, तो ना रहेगा इक्विलिब्रियम और ना बजेगी बांसुरी। तो वेपर प्रेशर ही डिफाइन नहीं होगा यार वहां पे। तो कुछ तो जगह छोड़नी पड़ेगी यार, जिससे कि आने जाने का रास्ता बना रहे, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर, वेपर टिक 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 टिक, इक्विलिब्रियम तो चलता रहे। आप आधा एरिया ढक दो, आप 90% एरिया ढक दो, थोड़ी भी जगह होगी ना तो वहीं से वेपर निकल के वेपर में, लिक्विड निकल के वेपर में आते रहेंगे, इक्विलिब्रियम बना रहेगा। अब पूरा ही ढक दोगे तो फिर प्रोसेस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है। अब इसमें एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट इसमें ये भी है कि जो वेपर प्रेशर होता है, ये भी वेपर प्रेशर नाइदर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड नॉर शेप ऑफ वेसल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेपर प्रेशर ना तो बेटा लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड करता है और ना ही
अगर किसी अलग अलग शेप के कंटेनर में आप फिल कर रहे हैं वेपर प्रेशर, तो कंटेनर के शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं करता है? तो रीजन उसका बहुत वही ऊपर वाले रीजन है। जैसे कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के पॉइंट अभी से पूछे आएंगे कि मान लो एक ये कोई लिक्विड है, उसको आपने इस तरह के कंटेनर में प्लेस किया, फिर एक ये लिक्विड है, वही लिक्विड वही है, लिक्विड नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन आपने एक डिफरेंट शेप के कंटेनर में आपने उसको रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, टेम्परेचर आप नहीं छेड़ रहे हैं, टेम्परेचर आप सेम रख रहे हैं, तो यहां भी वेपर बन रही होगी, यहां भी वेपर बन रही होगी। यहाँ का प्रेशर मान लिया उसने बोल दिया P1 है इक्विलिब्रियम पे, और यहाँ का P2 है, तो बताओ P1 P2 में क्या रिलेशन होगा? ऑप्शन नंबर 1 P1 ग्रेटर देन P2, ऑप्शन नंबर 2 P2 ग्रेटर देन P1, ऑप्शन नंबर 3 P1 P2 बराबर रहेगा। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन 4 में कांट प्रेडिक्ट, थर्ड। बोलो। तो यहाँ पे सेब, लिक्विड का सेब, कंटेनर का सेब अलग अलग है, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, हमें वो जो इक्विलिब्रियम बनता है उस इक्विलिब्रियम का केपी सेम टेम्परेचर पे सेम ही रहेगा। तो दोनों का केपी सेम, तो दोनों जो वेपर यहाँ इकट्ठा हो रही होगी, ये इकट्ठा हो रही, इनका वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा। जब केपी सेम होगा इक्विलिब्रियम पे, दोनों का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। लिक्विड आपने सेम ले ही रखा है ना, दोनों के इक्विलिब्रियम एक ही जैसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेब अलग हो या क्वांटिटी में वो आपको कंफ्यूज करेगी, यहाँ 1 लीटर पानी डाल दे तो बोले यहाँ 5 लीटर पानी वाटर है, तो क्वांटिटी से भी क्या लेना देना भाई। उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे जितने मोल वेपर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा, उतने ही मोल वेपर के रिस्पेक्ट में वहां इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि केपी सेम रखना है उसको। तो वो दोनों ही लिक्विड सेम एक्सटेंट में वेपराइज करेंगे। जैसे इधर कुछ एक्स मोल वेपर के बन रहे होंगे इक्विलिब्रियम पे बेटा, वहां भी एक्स ही मोल लिक्विड वेपर बन रही होगी। भले ही आपने इधर लिक्विड ज्यादा ले रखा है, 5 लीटर ले रखा है, यहाँ पे आपने 1 ही लीटर ले रखा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। दोनों तो वेपर के मोल सेम बनेंगे, दोनों में इक्विलिब्रियम जो जिस एक्सटेंट पे शिफ्ट होना चाहिए उतने एक्सटेंट में शिफ्ट होगा, क्योंकि केपी नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, क्योंकि आपने टेम्परेचर नहीं चेंज किया। केपी सेम रहेगा तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम का केपी ही वेपर प्रेशर है। ठीक है, इसलिए ना तो कंटेनर के शेप पे डिपेंड करेगा, ना उसके साइज पे डिपेंड करेगा, ना लिक्विड के अमाउंट। हाँ, ये पहला पॉइंट यही तो कह रहा है कि नहीं डिपेंड करेगा। नहीं सर, जितने एरिया पे सर वो पेपर जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब वॉल्स सर उसका सर ना नहीं करेगा। जैसे उसका कंटेनर खोल देंगे, नहीं, कंटेनर खोल देंगे तो वेपर निकल ही जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। कंटेनर खोलना नहीं है हम लोग को, वेपर और लिक्विड दोनों एक साथ एक ही सिस्टम में रहेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। कंटेनर खोल दो, वेपर मान लो निकल गई ऑलमोस्ट, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया पूरी तरह से। इक्विलिब्रियम, क्योंकि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है। सबसे मेन बात शुरुआत से पहली डिफिनेशन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि लिक्विड वेपर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और उस समय का इंतजार करना है, और उस समय जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और वो प्रेशर ही हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर। अब कहो ये ढक्कन खोल दें तो वेपर निकल गई इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो गया, तो वेपर प्रेशर नहीं डिफाइन होगा, नहीं। तो कंटेनर का क्लोज होना भी जरूरी है ना, वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, बोलो आई बात। अभी सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए।
एक क्वेश्चन कर, अच्छा नोट कर रहा है है ना, इसमें समझ में आ गया सबको? कोई अभी भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। आ गया। Yes, sir. नोट हो गया? अब देखिए एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दो वेसल दिखाए गए हैं, ठीक है, एक ये लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड। अच्छा, जो लेफ्ट साइड वेसल है उसमें कुछ वाटर लिक्विड लिया गया है जो बिल्कुल बॉटम में पड़ा हुआ है, इस वेसल के जस्ट बॉटम में पड़ा हुआ है वाटर लिक्विड, ठीक है। और इसको किसी टी कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो कि रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लेते हैं चलो 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बनने लगेगा, है ना। और यहाँ पे, हाँ यार तुम तो समझ गया, तो यहाँ पे क्या है, वेपर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसने एक बात पहले से क्वेश्चन में बोला हुआ है ये बात कि इस वेसल में पहले से थोड़ी नाइट्रोजन भी थी, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो पहले से ही थी और कुछ क्या बन गई, वाटर की वेपर्स भी तैयार हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री स्पेस है, यहाँ पर दो चीजें हैं, नाइट्रोजन भी है, वाटर वेपर भी। और इसका मिला के जो टोटल प्रेशर है वो क्वेश्चन में दिया है आपको 1 atm, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जब इक्विलिब्रियम आया उस समय जो टोटल प्रेशर है ना, ये लेफ्ट वाले कंटेनर का, वो इतना है 1 atm, ठीक है। अच्छा, एक ये जो राइट वाला कंटेनर है ये शुरुआत में खाली है, जो पड़ी है, और दोनों का वॉल्यूम सेम दिया हुआ है, दोनों कंटेनर का साइज सेम है, दोनों 20 लीटर कैपेसिटी के कंटेनर, ठीक है। ये ओरिजिनल सिचुएशन ऐसा मेंटेन करके रखा गया है, ठीक है ना। फिर बीच में आप देखो यहाँ पे वॉल लगा, दोनों ग्लास बल्ब के बीच में ये वॉल कनेक्टेड है। फिर अचानक से क्या किया, इस वॉल को ओपन करके हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो उसके आगे का क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर रिमूव ओपनिंग द वॉल, है ना, वॉल को ओपन करने में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना। टोटल क्या, फाइनल लिखो यहाँ से, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन गैस का फाइनल प्रेशर क्या होगा जब हम लोग वॉल को क्या करें, रिमूव करें, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस, टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना, इस पूरे कार्यक्रम में। और हाँ, वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 है तो टेम्परेचर 25 ही मानो ना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में टेम्परेचर हमें सेम लेके चलना, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.3 atm, ये डेटा आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या बताना है, वॉल को ओपन करने के बाद नाइट्रोजन का प्रेशर, तो बताओ क्या कैसे करें, कहाँ पे, अरे वॉल का ऊपर का कैप है, इन्फिनिटी नहीं है, जो मुद्दे की बात है वो नहीं देखोगे, इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है, तो वही बात है। चलो अच्छा देखो इसमें, अच्छा मेन चीज समझो, जैसे ही वॉल ओपन कर देंगे तो होगा क्या, हाँ, ये नाइट्रोजन और वाटर वेपर, हाँ ये एक्सपेंड हो जाएगा पूरा गैसीय सिस्टम, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल उधर भी जाने लगेंगे, नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर, है ना। तो अचानक से वॉल्यूम बढ़ेगा,
ठीक है, और टेम्परेचर क्या है आपने किया हुआ है, कांस्टेंट किया हुआ है। तो याद करो गैसों के लिए हम लोग लॉ पढ़े थे 11th में, आइडियल गैस नामक चैप्टर में, बॉयस लॉ, याद है? हाँ, क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बॉयस लॉ लगा दें, अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, याद आ रहा है बॉयस लॉ, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे अप्लाई होता था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होता था फॉर्मूला, P1 V1 इक्वल टू P2। P1 V1 हम लोग प्रेशर लेंगे गैस का। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना है कि जितने भी गैस लॉ होते हैं वो बेटा गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ये वेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं वो बेटा केवल गैस के लिए। तो गैस यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो P1 V1 नाइट्रोजन का इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, और P2 V2 नाइट्रोजन का आफ्टर रिमूविंग वॉल फाइनल प्रेशर वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर कितना है नाइट्रोजन का, P1, हाँ? तो देखो यहाँ पे एक बात समझो, ये 1 atm जो है प्रेशर वो केवल नाइट्रोजन का नहीं है, वो पूरे मिक्सचर का है, और मिक्सचर में नाइट्रोजन भी है, वाटर वेपर भी है ना। तो वो बेटा जो 1 atm है वो दोनों का टोटल प्रेशर है, उसमें नाइट्रोजन का भी है और वेपर का भी है। तो अगर हम लोग लिखें कि ये जो 1 atm प्रेशर है वो किसके किसके बराबर होगा, नाइट्रोजन के वेपर प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और हमें केवल गैस का चाहिए ना पार्शियल प्रेशर, है ना। P1 एक्चुअली यही तो है P1, तो यहाँ से P1 निकालना है नाइट्रोजन का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.3 atm। इससे ये पता लगा कि केवल नाइट्रोजन गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कितना रहा होगा, 0.7, है ना। बोलो भाई, तो ये केवल नाइट्रोजन का भैया P1 V1 P2 2 गैस के लिए लगा रहे हैं, तो 0.7। वेपर प्रेशर वाटर का ही डिफाइन होगा यहाँ पे, क्योंकि और कोई लिक्विड है ही नहीं, वो लिक्विड जो थोड़ा पड़ा हुआ है वाटर है, ठीक है। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना, पहले नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, V। अच्छा, वॉल जब ओपन करेंगे तो नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करने लगेगी, बहुत बढ़िया है ना। तो ये गैस के मॉलिक्यूल इधर भी आ जाएंगे, तो यहाँ तो रहेंगे ही और कुछ यहाँ भी आ जाएंगे, तो V प्लस V 2V वॉल्यूम ऑक्युपाई करने लगेंगे। अच्छा, यहाँ से फाइनल प्रेशर बताओ कितना आ जाएगा नाइट्रोजन का वॉल ओपन करने के बाद, तो ये आ गया 0.7 डिवाइडेड बाई 2। बोलो भाई कितना आ गया, यस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। उसने यही पूछा है कि नाइट्रोजन का फाइनल प्रेशर क्या होगा आफ्टर ओपनिंग द वॉल। तो वॉल को ओपन करने के बाद नया प्रेशर होगा 0.35। हाँ बताओ, ये गैस ना केवल नाइट्रोजन के लिए लग रहा है ना, तो यहाँ P1 भी नाइट्रोजन का है गैस का, और P2 भी गैस का। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, तो लिखो यहाँ पे इस बात को। इस क्वेश्चन में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ बेटा, इसीलिए क्वेश्चन मैंने कराया आपको। इसमें एक छोटी सी बात छुपी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो वेपर प्रेशर नामक चीज है ये वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होती है। मेरी बात समझ आई? पहली बात तो ये वेपर जैसे हमने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया तो गैस का प्रेशर आधा हो गया, भाई वॉल्यूम डबल हुआ, तो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर देखो पहले से आधा हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ देता, एक सेकंड पार्ट में बोल देता व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आफ्टर ओपनिंग द वॉल, तो हम लोग बोलते 0.3 atm। इसको 0.3 डिवाइड बाई 2 ना बोलते, क्यों ऐसा बोल रहे, क्यों नहीं बंद करना? हाँ,
वो सारा खेल इक्विलिब्रियम से आ रहा है ना। देखो ये वेपर प्रेशर डिफाइन इक्विलिब्रियम पे होता है, ये वाटर नीचे तली में पड़ा हुआ है, ये इसीलिए तो दिखाया जा रहा है आपको कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यहाँ पे वाटर वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम बना हुआ है। जैसे ही आप खोलोगे नो डाउट वेपर भी तो जाएगी, ठीक है। अब वेपर जब जाएगी तो इस कंटेनर में वेपर के मोल घटेंगे, तो लीजिए भैया दौड़े दौड़े आएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, लेकिन वेपर के मोल तो कुछ पर्टिकुलर dt टाइम के लिए घट ही गए होंगे, तो वो क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम को दौड़ा देंगे किधर, फॉरवर्ड आई, जिधर गैसों के मोल कम हो, जिधर वेपर के मोल कम हो गए, तो होगा क्या कुछ वाटर और ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगा थोड़े से टाइम में, और फिर से उतनी वेपर मेंटेन कर देगा जिससे केपी ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि टेम्परेचर नहीं छेड़ा उन्होंने, फिर से वो प्रेशर कितने में मेंटेन हो जाएगा 0.38। इसलिए वॉल्यूम बढ़ भी रहा है तो गैस का प्रेशर आधा हो रहा है, लेकिन वेपर का प्रेशर आधा नहीं हो रहा है, वो नीचे जो वाटर लिक्विड पड़ा है वो इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ा और x मोल उसके, जिससे उसका प्रेशर 0.3 फिर से मेंटेन हो जाए, है ना। अरे बात तो लिख लो भाई इस बात को, क्या लिखना है, लिख लो वेपर प्रेशर नेवर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, है ना। लिख लो वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम कहीं बढ़ने लगे कभी घटने लगे, हाँ, तो वेपर प्रेशर चेंज मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो ये हम लोग PV=2 nRT लगाते हैं, ये सॉरी जो P1 P2 मतलब गैस ला, ये वेपर के लिए होल्ड नहीं करते, क्योंकि गैस ला तो ये बोल रहा है ना कि वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर आधा होना चाहिए, लेकिन ये बात कहाँ वैलिड है वेपर के लिए, है ना। तो लिख लो बॉयल्स ला एंड चार्ल्स ला, या सीधे गैस ला लिख दो, वो सब उसमें आ जाएंगे। गैस ला आर नॉट एप्लीकेबल फॉर वेपर्स, मतलब जितने भी गैस ला है बेटा, वो बॉयल्स ला हो चाहे चार्ल्स ला, वो वेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। हाँ आइडियल गैस नहीं, ये भी कह सकते हो, ठीक है। और एग्जैक्टली रीजन भी पता चल गया हम लोग को, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका केपी डिस्टर्ब होने लगेगा ना, क्योंकि वेपर के मोल कम होने लगेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो केपी चेंज होने ही नहीं देगा, वो कुछ वाटर लिक्विड से कुछ मोल फिर से इवोपरेट करा देगा उसी dt टाइम में, जिससे वो वेपर प्रेशर सेम बना रहे, ठीक है। समझ क्लियर हो गया बिल्कुल, हाँ, उसको फील करोगे तो समझ में आ जाएगा, वो सिंपल सी बात है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको लिख लो, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा ये, और बिना वेपर प्रेशर को समझे राउल्ट लॉ को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही असंभव है ना। अब आप लोग वेपर प्रेशर, वेपर के बारे में सारी बातें जान चुके हो, तो अब आपको राउल्ट लॉ बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखो बेटा, राउल्ट लॉ के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है, या लिमिटेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। लिमिटेशन पहले ही जान लोगे तो ज्यादा सही रहेगा कि कहाँ पे ये लॉ फेल हो जाता है। राउल्ट जो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने वोलाटाइल लिक्विड के लिए एक लॉ दिया है, बहुत फेमस लॉ है इनका, और इसकी लेकिन कुछ कंडीशन है, ये कहाँ पे नहीं वैलिड है ये पता होना चाहिए। तो ये जो लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट लॉ के नाम से, ये ओनली वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखना है, ये किसके लिए वैलिड है, किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा सर ये आइडियल क्या है, तो अभी चैप्टर जैसे आगे बढ़ रहा है सब आइडियल की बातें समझ में आएंगी। हम लोग अभी ये एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, अगले शायद आज तो नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आइडियल और रियल, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक लाइन में बता पाना संभव नहीं है उस बात को, ठीक है। तो पहली बात तो ये आइडियल सॉल्यूशन के एप्लीकेबल है, और दूसरा पॉइंट है ये लॉ इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब दो लिक्विड कम से कम होने चाहिए। लिक्विड प्लस लिक्विड समझ लो, सोल्यूट भी, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि जितने बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं
उसमें एक कंपोनेंट सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन ही यही होती है ना, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो इसमें दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, लिक्विड। सोल्यूट भी हमारा क्या होना चाहिए, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, लिक्विड। ठीक है, और ऐसे लिक्विड जो मिलाने पे पूर्णतः मिक्स हो जाए, मिक्स करने पे पूरी तरह से मिक्स हो जाए, उनको बोलते हैं कंप्लीटली मिक्सबल सॉल्यूशन। तो कैसे लिक्विड होने चाहिए, कंप्लीटली मिक्सबल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक लिक्विड दूसरे में पार्शियली मिक्स हो रहा है, पार्शियली मिक्सबल नहीं होना चाहिए। या कुछ ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल मिक्स ही नहीं होते हैं, है ना, जैसे एक कोई पोलर ले लो, एक नॉन पोलर, तो मिक्स नहीं होते वो। लाइट जो लाइक आप लोगों ने सुन रखा होगा कि पोलर लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, पोलर पोलर आसानी से मिक्स हो जाते हैं, और नॉन पोलर भी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये मतलब कंप्लीटली मिक्सबल में दो तरह के आते हैं बेटा, कि या तो दोनों ही पोलर हो, ठीक है, या दोनों ही नॉन पोलर। तो इस तरह के मिक्सचर यहाँ पे लेने होंगे। ठीक है, क्लियर है, तो दोनों ही पोलर हो या दोनों ही नॉन पोलर। ठीक, अब राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है, ये इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखो, ये राउल्ट लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है जो राउल्ट ने कराया था। ठीक है, और केमिस्ट्री देखो 90% केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब एक्सपेरिमेंट्स के जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो राउल्ट ने क्या कराया थे, कुछ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे दो वोलेटाइल लिक्विड को लेके, और उसी का रिजल्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, क्या करते थे वो कोई दो लिक्विड लेते थे वोलेटाइल। राउल्ट क्या करते थे अपने एक्सपेरिमेंट में, वो कोई दो डिफरेंट क्या लेते थे, वोलेटाइल लिक्विड। तो पहले मैंने एक ले लिया, एक कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड ए। अब कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जनरल ए और बी मैं बोल रहा हूँ, या एक्स और वाई भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, और उसको एक क्लोज्ड कंटेनर पे रखा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर कितने पे, T0 पे। तो क्या होगा, इसकी वेपर बननी शुरू हो जाएगी, इधर से इवोपरेशन शुरू हो जाएगा, इधर से कंडेंसेशन, है ना। शुरुआत में कंडेंसेशन के रेट बहुत धीमा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो किसके बराबर हो जाएगा, इवोपरेशन के। और एक हमारा क्या तैयार हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोग इक्विलिब्रियम का ही वेट कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पे हम लोग मेजर कर लेंगे इस लिक्विड, इस प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर। तो ये PA0 लिखा है, ये PA0 मैंने किसको बोला है, ये लिक्विड ए का, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, जो कितने टेम्परेचर पे मेजर किया गया, किसी T0 टेम्परेचर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, है ना, एट टेम्परेचर T0। क्लियर। फिर वो क्या करते थे, कोई दूसरा लिक्विड दूसरे कंटेनर में लेते थे, और उसका भी सेम वो वेपर प्रेशर निकालते थे। वोलेटाइल लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड हमारा B है, ठीक है, और इसका वेपर प्रेशर जो निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, उसको क्या बोल रहे हैं, PV0। ठीक है, ये PV0 क्या है, इस प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर है। सेम टेम्परेचर नहीं, डिफरेंट, सेम टेम्परेचर ले रहे दोनों। ठीक है, ये वो पहले डेटा नोट कर लेते थे कि भैया लिक्विड ए का वेपर प्रेशर जो आता था उसको अपनी डायरी में नोट कर लेते थे, फिर बी का आता था ये नोट डाउन कर लेते थे। फिर क्या करते थे, अब देखो ये खुराफाती टाइप के थे, तो ये फिर दोनों लिक्विड को मिक्स कर देते थे। फिर क्या करते थे, एक तीसरे कंटेनर में दोनों लिक्विड को मिक्स कर देते थे, सेम उतनी क्वांटिटी जितनी उन्होंने पहले ली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूँ A + B। अब वो वोलेटाइल नहीं लिख रहा हूँ, तो पहले लिख चुका हूँ वोलेटाइल लिक्विड A और वोलेटाइल लिक्विड, यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है ना, और पूरे मिक्सचर को कितने टेम्परेचर पे रखा, T0 पे। पूरे मिक्सचर को कितने टेम्परेचर पे रख दिया, T0 पे। तो फिर से वही कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, A की भी वेपर बन रही होगी, और साथ ही साथ
बी की भी वेपर बन रही होगी, दोनों की वेपर बन रही होगी भाई। यहाँ पे दोनों का मिक्सचर लिया है आपने, तो ए की भी वेपर बन रही होगी और एक लिक्विड, उसका कलर दूसरा ले लेता हूँ भाई, दोनों लिक्विड अलग अलग, दोनों की वेपर डिफरेंट डिफरेंट कलर से देखो, दोनों की वेपर बन रही होगी ना, ए की भी वेपर और बी की। और कुछ समय के बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम पे जो कंपोनेंट ए है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर मान लिया स्मॉल पी। पार्शियल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ये बात हम लोग ने डाल्टन ने सिखाई थी, जब दो गैसों का मिक्सचर हो और किसी एक गैस के प्रेशर की बात हो रही तो वहां पे पार्शियल वर्ड यूज करते हैं, है ना। वही तो यहाँ पे पार्शियल वर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे केवल एक ही वेपर नहीं है, एक ही भी जब बी दोनों मिक्सचर, तो दोनों के मिक्सचर में जो ए कंपोनेंट ए की जो वेपर्स है उसका जो अपना प्रेशर है केवल एक ही वेपर का, वो है पीए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। और पीवी क्या है, वो भी पार्शियल प्रेशर है, वो बी की वेपर का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने दोनों को मिक्स कर दिया और इक्विलिब्रियम पे ये पार्शियल प्रेशर मेजर किया। तो ऐसा जब ये करते थे कौन, राउल्स, तो उनको यहाँ पर एक मैथमेटिकल टाइप का रिलेशन मिलता था, ठीक है। अब वो समझना है क्या है। हाँ, एक चीज और यहीं पे लिख लो कि यहाँ पे लिक्विड फेज में एक्स के मोल ए कंपोनेंट के अपने कुछ मोल फ्रैक्शन भी होंगे, है ना। तो ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मैंने मान लिया क्या है, काई ए इक्विलिब्रियम पे, और बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन काई बी, ठीक है। तो ये जो राउल्ट है उनको क्या रिलेशन मिलता था, वो जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे तो वो देखते थे कि जैसे फॉर कंपोनेंट ए, किसी एक कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो इस कंपोनेंट का जो अपना वेपर प्रेशर होता था पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, पीए, ये पार्शियल वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट के अपने मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग काई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था, ठीक है। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता था किसी एक कंपोनेंट का, वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या आता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। और जब वो प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे हटाते थे तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कोई और नहीं होता था, वो उसी लिक्विड का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, ये ऐसे कैसे आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन क्या मिलती थी, Pa इक्वल टू काई ए इनटू Pa नॉट, ठीक है। और यही है राउल्ट्स लॉ। अगर जैसे बोर्ड एग्जाम में कई बार आ जाता है 1 मार्क्स में डिफाइन राउल्ट्स लॉ, आपको एक नंबर की डिफिनेशन पूछ लेता है तो आपको डिफिनेशन इसी फॉर्मूले से लिख देनी, ठीक है। बोलो भाई कैसे लिखोगे, देखो मैं लिख रहा हूँ, सर यही फॉर्मूला डेल्टन, हाँ क्या कह रहे हो सर यही फॉर्मूला डेल्टन लॉ से कराया था। डाल्टन में भी फर्क था, अगर गौर से देखो तो थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा है, लेकिन डाल्टन का और राउल्ट्स में बहुत सर उसमें गैसेस थी। नहीं, मोल फ्रैक्शन उसमें भी होता था, यहाँ पे टोटल प्रेशर आता था ना, वहां पे डाल्टन में यहाँ टोटल प्रेशर आता था, जबकि यहाँ पे वेपर प्रेशर आ रहा है उसी कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट का प्योर स्टेट में, इतना फर्क है दोनों में। लग रहा है आपको देखने में थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन सेम नहीं, ठीक है। तो लिख लो इसको, देखो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसका मतलब आपसे कोई पूछे डिफाइन राउल्ट्स लॉ तो क्या बोलेंगे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द, देखो पीए को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, तो आप बोल दो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए
ऑफ एन कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे तो ए और बी कोई भी हो सकता है, हम लोग अभी डेफिनेशन में जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एन कंपोनेंट इज इक्वल टू देखो ये किसके बराबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं, तो क्या लिख दें, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन का, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है कि नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वो जो भी लिक्विड है उसके प्योर वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर है। बोलो भाई, तो ये आपका राउट्स लॉ है एज ए डेफिनेशन, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। मेन चीज आपको बस ये याद रखना है, अगर ये याद होगा तो डेफिनेशन वगैरह सब तो आप बोल ही सकते हैं, है ना, वो तो लिख ही दोगे। बोलो भाई, तो राउल्ट का ये कहना था कि जब भी दो या दो से ज्यादा लिक्विड भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, और उनके मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर बेटा जब मेजर करते हैं तो वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस वाले होते हैं, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन किस फेस वाले होते हैं, लिक्विड फेस वाले, है ना। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहां पे आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट PA नॉट, उस लिक्विड का प्योर स्टेट में रहता है, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर कंपोनेंट बी के लिए लिखें, मतलब कंपोनेंट बी के लिए राउल्स का अप्लाई कर दें तो क्या होगा फॉर्मूला, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं, PB, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, PB इज इक्वल टू PB मल्टीप्लाई PV नॉट, ठीक है। बोलो भाई, इसमें कौन सा टर्म क्या है ये अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल आपसे 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल एवरी ईयर आपसे पूछा आता है, बोर्ड एग्जाम में फिक्स है 1-3 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, ठीक है, केवल इस छोटे से डाउट्स ला पे। तो स्मॉल pa pb क्या है, ये आपके पार्शियल वेपर प्रेशर है, काई बी क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए और बी के, और PA नॉट PV नॉट क्या है, वेपर प्रेशर एट ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, प्योर लिक्विड के। अब देखो, अब आपसे मैं अगर पूछूं कि अच्छा ठीक है, ये तो दोनों के अलग अलग आपने बता दिए पार्शियल वेपर प्रेशर, तो बताओ टोटल ये जो दोनों वेपर बन रही है मिला के टोटल प्रेशर कितना होगा, लिक्विड के ऊपर जो वेपर इकट्ठा हो रही है उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। अब लगा दो डाल्टन्स का, अब यहाँ लगाओ डाल्टन्स का, क्योंकि अब ऐसा हो, दो गैसों के मिक्सचर में, दो गैसों या तीन गैसें, कितने भी गैसें अगर वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है तो टोटल गैस का प्रेशर क्या होता था, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता था। अब यही चीज वेपर के लिए लगा दो कि दो गैसों का मिक्सचर है, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर हमें पता है, वो तो निकाल ही लिया राउल्स लॉ से, तो टोटल कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर, है ना। तो बस यहाँ पे एक लाइन और जो लिख दीजिए, हेंस द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द लिक्विड, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग भैया टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, दोनों वेपर्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल, ये सीधा डाल्टन्स लॉ का रिजल्ट लगा रहा हूं मैं। और PA/PV ये हम लोग निकाल चुके हैं राउल्स लॉ से, PA राउल्स लॉ के हिसाब से कितना आ रहा था, PA राउल्स लॉ के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, काई ए PA नॉट, और PB कितना आ रहा था, काई बी PB नॉट। तो ये हमारी एक अल्टीमेट इक्वेशन बन जाती है, PT इक्वल टू काई ए PA नॉट प्लस काई बी PB नॉट। PT यहाँ पे टोटल वेपर
प्रेशर है मिक्सर का, काई ए काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए और बी के रिस्पेक्टिवली, पीए नॉट पीवी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, ठीक है। बोलो भाई, इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई बताइए, क्लियर है? अच्छा, फिर अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोग केवल लिक्विड फेज की बात करें, मतलब जो ऊपर लिक्विड आपको बताएगा तो ये वाला फेज आपका लिक्विड फेज है, ठीक है, ये लिक्विड फेज है, ये गैस, ये वेपर फेज है। तो लिक्विड फेज में टोटल मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि लिक्विड फेज में काई ए प्लस काई बी का सम कितना होगा, 1 होगा। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तीन होता तो तब भी 1 ही होता। तो यहाँ पे अगर मैं काई बी की वैल्यू को काई ए के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में से। और अगर ये यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं ये ऊपर वाली इक्वेशन में, है ना, काई बी की जगह क्या रख दूं मैं, 1 माइनस काई ए, तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, है ना। उसमें केवल एक ही मोल फ्रैक्शन होगा काई ए, क्योंकि काई बी को आपने पिक्चर से हटा दिया, है ना। वैसे तो दोनों काई ए काई बी दोनों ही मोल फ्रैक्शन है, लेकिन आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में अपनी इक्वेशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। काई बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको ये नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी। काई ए कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद ये बन जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। तो वो एक ही बात है, आप वैसे तो आप, मैं तो कह रहा हूँ बस यही याद रखो, है ना। ये काम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर दिया करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला ये याद रख कर लेना है कि जब भी दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करेंगे, है ना, तो मिक्सर का जो टोटल वेपर प्रेशर हुआ करेगा, मिक्सर का टोटल वेपर प्रेशर वो काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी 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 नॉट। एक बार बोलो आप लोग, है ना, पीटी बराबर क्या फॉर्मूला है, काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी, बोलोगे तभी हाँ, काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी। काई ए काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट है, और पी ए नॉट पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर एट प्योर लिक्विड ए एंड बी, ठीक है, प्योर स्टेट में। चलो भाई ये भी हो गया। एक इसमें ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, इस ग्राफ में बेटा हम लोग एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिक्विड फेज वाले मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये दोनों बाउंड्री लाइंस मान लेते हैं, ये दो वर्टिकल लाइन जो है ना बेटा, ये दो बाउंड्री लाइन है। अच्छा, बाउंड्री लाइन का मतलब क्या है, इस बाउंड्री लाइन पे हमारे पास प्योर लिक्विड ए है, ठीक है। अच्छा, जब प्योर लिक्विड है तो ए के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, 1। उस समय बी के कितने होंगे, 0, क्योंकि ए ही है, बी तो है नहीं। अच्छा, और इस बाउंड्री लाइन पे प्योर बी है, तो इस समय बी के मोल फ्रैक्शन इस बाउंड्री लाइन पे बेटा बी के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 1, और ए के 0, क्योंकि ए तो है ही नहीं, प्योर बी है। अच्छा, इसके बीच में तो दोनों का मिक्सचर है। जैसे माने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, काई ए 0.3 है तो काई बी कितना होगा, 0.7, ठीक है। थोड़ा और आगे मैं गया तो यहाँ पे काई ए 0.6 हो गया तो काई बी क्या हो गया, 0.2, क्योंकि दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ इस दोनों बाउंड्री लाइन के बीच में ही वेरी करेगा। अब जिस समय हमारे पास प्योर लिक्विड ए है, तो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होगा, यू नो। तो मैंने मान लिया कि ये वैल्यू यहाँ कहीं लाई कर लेंगे, वो वैल्यू कोई भी मान लो, अब यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, वाई एक्सिस में कहीं मान लो, मैंने यहाँ मान लो, ठीक है। ऐसे प्योर लिक्विड बी का अपना वेपर प्रेशर होगा पीवी नॉट, वो मैंने थोड़ा ऊपर मान लिया। यहाँ पे मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि जो बी लिक्विड है वो मोर वोलेटाइल है ए से, ठीक है। तो जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है उसकी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो पीवी नॉट ऊपर ले लिया। आप इसका उल्टा भी मान सकते हो, आप अगर बोलो कि ए मोर वोलेटाइल है तो उस केस में आप
ए लिक्विड का पी नॉट ये ऊपर दिखाना और बी का नीचे दिखाना, ठीक है। बोलो भाई, लेकिन जो माना है उसी को किसी एक को मान के भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर दोनों को सेम वोलेटाइल मान लो, तो ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। ऐसे कोई भी दो लिक्विड नहीं होते नेचर में जो सेम वोलेटाइल, ठीक है। तो दो में कोई एक थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होगा, एक कम होगा। हाँ, ये डिफरेंस कम हो सकता है लेकिन बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो किसी एक को ज्यादा बनाना पड़ेगा। अब इसमें ये वाली लाइन देखो, तुम लोग सब मैथ्स के स्टूडेंट हो। इस लाइन में ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में y एक्सिस पे क्या है, मैंने टोटल प्रेशर को रखा y एक्सिस पे और मोल फ्रैक्शन को रख दिया x एक्सिस पे। अच्छा, P नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मान लिया m मान लिया और ये भी कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन है ना। और लेकिन क्या ये ओरिजिन से पास करने वाली होगी ना, y को लेवल प्लस c है तो इंटरसेप्ट होगी। तो ये इक्वेशन बेटा ये है, ये इक्वेशन जो है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली तो होती तो ऐसी बनती, ठीक है। इसको आप वो मान लो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, ये ग्राफ में इसको y एक्सिस मान देते हैं ग्राफ प्लॉट करते समय, और इसको x एक्सिस मान लो, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ये y = mx + c टाइप की दिखने लगी। तो ये लाइन हमारी ये बन गई, मतलब इस लाइन में हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर। बोलो भाई, Pt = Ka P0 प्लस Kb P0, ठीक है। अच्छा, अब केवल आप ऐसी एक लाइन बनाना चाहते हो जिसमें केवल कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर रिलेट कर रहा हो मोल फ्रैक्शन से, ठीक है, उसको वैरी करते हुए दिखाना चाहते हो। तो आप ऐसा करोगे, आप जैसे कंपोनेंट ए के लिए बनाना चाहते हो तो यही इक्वेशन यही पकड़ो, कोई दूसरी ने पकड़ो, इसमें ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो फटाक से। देखो जैसे ही रखोगे तो इस लाइन में इस बाउंड्री लाइन में बेटा काई क्या हो जाएगा 1, तो काई भी तो पिक्चर में है ही नहीं, काई 1 रखते PV0 उड़ गया, मतलब टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, PV0। तो आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब एक बार वो बाउंड्री कंडीशन सेकंड पर वो मार्क के तो क्या होगा, नहीं रुक जाओ, ये तो फिर वही पॉइंट मिल जाएगा ना, रुक जाओ। अगर आप कंपोनेंट ए के लिए बनाना चाहते हो तो आप राउल्ट लॉ ए के लिए लगाओ ना। देखो राउल्ट लॉ ए कंपोनेंट के लिए क्या होता है, काई A = P = काई A P0। आप केवल एक कंपोनेंट के लिए लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको इक्वेशन भी तो उसी कंपोनेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर की लिखनी पड़ेगी ना, ठीक है। हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इससे तो टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा, वो तुम लोग बना ही चुके हैं, ठीक है। तो वो वही ग्राफ बन रहा था, ये दोनों लाइन पॉइंट आ गए तो मिलाओ। अब इसमें ये रखो, इस फॉर्मूले में ये बाउंड्री कंडीशन रखो, बताओ क्या वैल्यू आ रही है, P = P0, मतलब हमें कौन सा प्रेशर मिल गया, P0 तो यही है ना, आप यहाँ पहुंच गए। अब एक बार ये वैल्यू रखो यहाँ पे, तो P0 बराबर क्या आ गया 0, तो 0 मतलब यहाँ पे आ गया ना वेपर प्रेशर, यहाँ 0। अब इन दोनों लाइन को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये वाली लाइन किस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, ए कंपोनेंट। ये फॉर्मूला जो मैंने ए कंपोनेंट के लिए इक्वेशन है ना, तो एक लाइन ऐसी बन गई और ये फिर लिख देना दिस इज फॉर कंपोनेंट ए, ठीक है। ये लाइन कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे बेटा बी कंपोनेंट के लिए ड्रॉ करते हैं, तो बी के लिए लगा देना PV = काई B PV0, ठीक है। अब वही बात है कि एक बार ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PV 0 हो जाएगा, देखो काई B 0 रख दो यहाँ पे तो पूरा ही 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया। एक बार काई B 1 रख दो तो यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो
तो ये वाली लाइन किसके लिए बन जाएगी? फॉर कंपोनेंट डी है, ये कंपोनेंट बी के लिए ये वाली लाइन कंपोनेंट बी के वेक्टर विसर्ग को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, बोलो भाई आगे बात। तो ये बस ग्राफ है, कभी मान लो कभी रीड करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली लाइन किसके वेक्टर विसर्ग को रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली टोटल वेक्टर विसर्ग, ये वाली बी कंपोनेंट के विसर्ग, ये वाली ए कंपोनेंट के विसर्ग। ठीक है, बोलो भाई। एक ही क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको भी अगली क्लास में करेंगे एज ए होमवर्क, भले ही आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ठीक है ना, इसको मैं शेयर करूंगा आपको अगली क्लास में। फिर इसके नोट्स शेयर कर दीजिएगा। हाँ, इसके नोट्स अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यस।